दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। मैं यूँ कहूँ कि आज हमारे इस चैनल के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है, तो कोई गलत नहीं होगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक शानदार कपल, जिन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। मोस्ट डिसिप्लिन्ड और एथिकल कपल सिद्धार्थ सिंह जी और चंचल सिंह जी हमारे मेहमान हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत थैंक यू स्वागत सो है। मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेंद्र भाई। इससे पहले आप कुछ बातचीत शुरू करें, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपका प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है। इस प्लेटफॉर्म पर आप अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हैं, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलता होगा और आगे भी मिलता रहे, बहुत सारी इंस्पिरेशन मिले। तो ये सब आपने सोचा, आप इसको कर पाए, तो सर सबसे पहले तो आप बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप सर। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी। आपका नाम इतनी बार रिकमेंड किया गया है सर नीचे, और चूंकि मेरा और आपका जो परिचय है वो मेरे ख्याल से 7-8 साल पुराना है। जी। और मेरी इच्छा थी कि सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पे लेके आऊँ, लेकिन आप इतने व्यस्त रहते हैं, तो कभी मैं फ़ोन करता हूँ तो आप बोलते कि मैं आज इटली में हूँ, कभी बोलते हैं आज दक्षिण अफ्रीका में हूँ। जी। तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं कुछ दिन? नहीं रहता ज़रूर हूँ सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा सर कुछ और शौक भी है। जैसे मेरी क्रिकेट एकेडमी मैंने खोल रखी है। अच्छा। तो उसमें भी मैं टाइम देता हूँ। तो स्पोर्ट्स से मेरा शुरू से बड़ा जुड़ाव रहा है। हाँ। और इसके अलावा मेरे पर्सनल मेडिटेशंस वगैरह में मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, ट्रेनिंग्स के अलावा और फील्ड में रहने की वजह से थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ जाती है। पिछली बार जब मैंने आपसे बातचीत की, आप शायद इटली में थे और बास्केटबॉल टीम के मेंटर हैं आप। जी। तो मेंटर की क्या भूमिका रहती है उसमें? भूमिका ये रहती है सर, प्लेयर्स को एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देना। एंड देखो सर, फील्ड कोई भी हो, जब हम काम करते हैं तो कभी हताशा भी हमारे हाथ लगती है, तो उस हताशा को भूल करके अगले दिन के ऊपर फोकस करना एंड अपना बेस्ट दे पाना, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना। सो सर यही सारे रोल रहते हैं, उनको मेंटली चार्ज अप करना, मेंटली बैकअप करना, फोकस कराना, ताकि वो और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टीम जाती हैं, तो हर टीम में एक मेंटर रहता होगा? जी। तो आपने ये काम करके सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो पहचान है जी। और इसका जो सम्मान है वो और बढ़ाया है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने कहा सुरेंद्र भाई, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे पास अंडर 14, अंडर 16 एज ग्रुप के क्रिकेटर्स मेरे साथ में खेलते हैं। मेरे एक स्टूडेंट अभी रशिया में डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हुई है, वहाँ का बेस्ट बॉलर रहा, उसने हैट्रिक लिया। अच्छा। जी। और मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनकी कैप्टनसी में 2 बार रशिया की डोमेस्टिक जो टीम वो चैंपियन बनी। अब वो अगले साल यूरोपियन क्रिकेट लीग खेलने जा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ में उसका शेयर कर देता हूँ। जैसे आप जानते हैं, लाइक स्पोर्ट्स में स्लेजिंग चलती है, लोग एक दूसरे को हताश करते हैं या कमेंट्स करते हैं। तो मैं अंडर 14 की टीम लेके गया हुआ था, हम लोग पंजाब खेलने गए हुए थे। तो उधर के लड़के हमारे लड़कों को काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे। तो 1-2 बच्चे परेशान हुए, मैंने उनको एक सर्कल में बिठाया। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर ये बहुत बोल रहे हैं, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। मैंने कहा डिस्टर्बेंस इसलिए हो रही है क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे हो। अब मैंने कहा अगर आप रोड पे चलते हो कुत्ता भौंकता है? बोले हाँ भौंकता है। तो मैंने कहा आप कुछ करते हो? बोले नहीं, हमें क्या करना है? तो मैंने कहा ऐसी है यार, ये 11 ये 2 टांग वाले भी तो है। तो आज के बाद अगर ये कुछ बोले तो उसकी तरफ हूँ ऐसे कर दिया, और वो सब हंसने लगे एंड देन कभी डिस्टर्ब। ओके दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आज का इंटरव्यू जो है ना, ये बहुत स्पेशल तो है ही। आज एज ए कपल आप आए हैं, जी।
तो बहुत मजा आने वाला है सर। जी सर, जी जी, ये तो आप थैंक्स टू यू सर, आपने बुलाया मैं जी। एब्सोल्युटली। चंचल जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे है। जी सर, सबसे पहले तो बहुत आभार थैंक यू आपका आने के लिए। और मैं आपकी बैकग्राउंड जानूं उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड को आप कैसे कंट्रोल में रखते हैं? नो, आप कंट्रोल तो नहीं, कंट्रोल नहीं बोलेंगे। कंट्रोल क्यों रखना, प्यार इतना ज़्यादा होता है कि एक दूसरे के साथ हम रहते हैं और कभी कंट्रोल की फीलिंग ही नहीं आती हम। अच्छा, ओके। वी आर जस्ट फ्रीडम है पूरा फ्रीडम है। एंड थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री इनफैक्ट, क्योंकि ये इतना अच्छा माइंडसेट हमें देता है कि वी आर जस्ट नॉट जस्ट अ कपल, वी आर मोर फ्रेंड्स। अच्छा, सो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। यस, या अपनी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए मैम। एब्सोल्युटली सर, मैं यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर, मैं 5th स्टैंडर्ड तक मैंने गांव में पढ़ाई करी है। मेरे सरकारी फादर स्कूल साहब में? 5वीं तक पांचवी तक सरकारी स्कूल में? जी अच्छा, very good। बिल्कुल, वो जो पेड़ के नीचे बड़ा देख कभी आप देखिए हो गांव का स्कूल। हम उसी बैकग्राउंड से हैं हम लोग भी। सो मैंने वहीं से पढ़ाई करी। फादर साहब को नौकरी मिली दिल्ली में और होटल में उन्होंने जॉब करना शुरू किया, तो पूरे परिवार को बुलाया। हम लोग 3 बहनें 1 भाई हैं। Right। तो फिर 5वीं के बाद से शुरुआत करी, दिल्ली में रहते हैं अभी हम लोग। Right। और बस वहीं से धीरे धीरे एजुकेशन सारी फिर दिल्ली से हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया। और सबसे अच्छी बात है कि जब मैं गांव से उठ के जब मैं शहर में आई, तो एक बहुत बड़ी चीज़, एक बीमारी जिसे आप कह सकते हो कि वो लग गई थी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ बड़ी कैरी ऑन रही जब तक मुझे मेरे बेटर हाफ नहीं मिले, सिद्धार्थ जी नहीं मिले। बिकॉज इनसे मिलने के बाद मैंने सीखा कि सपने क्या होते हैं, क्यों देखने ज़रूरी हैं, और बहुत सी सारी चीज़ें। और तब मेरी ज़िंदगी का यू टर्न हुआ, क्योंकि उससे पहले बहुत शाय नेचर, बहुत। सिद्धार्थ जी से जो आपकी पहली मुलाकात, पहली बातें याद हैं या भूल गए? नहीं, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। क्या जानना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कोर्टशिप रही है। तो जब आप शुरुआत हुई आपकी जी। और आपने जब डिसाइड किया कि सिद्धार्थ जी को आपने एज ए हस्बैंड चुनना है, जी और सिद्धार्थ जी उस समय शायद डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए थे, जी जी बिल्कुल। तो उस समय चूंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेके उतनी बड़ी न तो सोशल कोई मान्यता थी, जी, और एक बहुत अच्छा व्यवसाय के रूप में डायरेक्ट सेलिंग को नहीं देखा जाता था। एब्सोल्युटली जी। तो ये चुनाव करना कि मेरे पति देव जो हैं वो एक नेटवर्कर होंगे, तो ये चुनाव सही आसान था आपके लिए? मैं सही बताऊं आपको तो मैं शादी से पहले टीचिंग प्रोफेशन में थी। और जब मेरी इनकी मुलाकात हुई तो आई एम ओके विथ माई प्रोफेशन। मतलब Right। मुझे बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का पता भी नहीं था, पर हाँ, बड़े इवेंट्स जब भी होते थे तो ये मुझे ज़रूर कॉल करते थे। मैं जाती थी। इन ये जब स्टेज पे प्रेजेंट करते थे और बहुत सारे लोग जब इनको बोलते थे, सर आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है, आप हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ लेकर आए हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि मैंने ये देखा था अपने घर में, मेरे फादर साहब बिज़नेस किया बाद में चल के जॉब छोड़कर, या नौकरी वाले भी लोग हैं, बट उसमें सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। राइट। सिर्फ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना खानदान। बट यहाँ पर बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर देखा, तो मुझे अच्छा बहुत लगता था। बट क्योंकि मैंने अभी आपको शेयर किया कि मेरा बहुत शाय नेचर था, तो मुझे लगता था मैं सिद्धार्थ जी जैसे तो अच्छा नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा, तो मैं okay। नहीं कर सकती इस काम को। आपको लगा आप खुद नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट? मैं खुद नहीं कर पाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था ऑनेस्टली मैं अगर इस बात को कहूँ तो। पर जब शादी हुई और उस शादी के टाइम जब बात हुई, बहुत, एक तो लव मैरिज हमारे घर में बहुत बड़ी बात हो गई। लव मैरिज आप दोनों की? हाँ जी, हमारी लव मैरिज है। that's great। सो बहुत बड़ी बात इन द सेंस कि मेरे घर में बहुत कट्टर यूपी फैमिली है मेरी, तो उसमें लव मतलब नहीं, इम्पॉसिबल। मेरी फैमिली में ये होता था, फादर साहब ने कह दिया ये यहीं रखना है तो यहीं होगा, आपने ये सब्जेक्ट लेना, ये लेना, हमारी कोई अपनी मर्जी ही नहीं होती थी। तो उसमें ये चीज़ कहना कि मैं मेरी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, इटसेल्फ एक बड़ा डिसीजन था वो। एंड जब पापा ने जैसे तैसे बात थोड़ी सी संभली, तो उसके बाद उन्होंने पूछा लड़का करता क्या है? तो लड़का करता क्या है, अब नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बोला वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे थे उस टाइम ये। बट बोले नेटवर्क मार्केटिंग। फिर इन्होंने इधर उधर पूछा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उन्होंने मुझे आके बहुत सीरियसली एक बात कही, और जो मुझे याद है कि आपको पता है ये इंडस्ट्री में कौन लोग काम करते हैं? तो मैंने बोला कौन लोग काम करते हैं? इंडस्ट्री है तो काम करते हैं ना, जैसे डॉक्टर इंजीनियर है। बोले डॉक्टर इंजीनियर होता तो मैं सोचता।
अच्छा। तब मैं सोचता, मगर तुम्हें पता है दुनिया का कोई भी काम जब कोई नहीं कर पाता तो फिर ये इंडस्ट्री में लगता है, यानी वेलों का काम है। अच्छा। सो इट वाज द इमेज एट दैट टाइम। बट अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे घर में ऑलमोस्ट आधा खानदान हमारे साथ इस सिस्टम में है और बहुत अच्छे से काम तो कर रहा है। पेरेंट्स का आप क्या कहना है सिद्धार्थ जी को लेके? हम 3 बहनें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे बेस्ट ये हैं। अच्छा। सबसे बेस्ट इंडस्ट्री में ये लगे हुए हैं और सबसे अच्छी बात, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दैट्स ग्रेट, इनकी। थैंक यू वेरी मच। आपकी एजुकेशन तो सिद्धार्थ जी सब लोग परिचित हैं, आप मास्टर हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में। थोड़ी सी बैकग्राउंड हम लोग जानना चाहेंगे। सर मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे अपनी ताकत से ज़्यादा अच्छे स्कूलों में भेजा, बहुत अच्छी तालीम दी। मैं मसूरी में छोटे जब मैं था हॉस्टल में पढ़ा। अच्छा। एंड मतलब उसके बाद फिर मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ लग गया, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ लग गया, तो फिर मैं उससे जुड़ गया। तो मैं स्कूल के बाद मैं प्रैक्टिस करने जाता था, मैं मेरे स्कूल का कैप्टन रहा, मैंने यूनिवर्सिटी खेली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मैं यूनिवर्सिटी प्लेयर रहा, क्लब क्रिकेट कलकत्ता खेली मैंने, 3 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, प्री रणजी ट्रॉफी भी खेली मैंने रेलवे की तरफ से। फिर सर मेरे नी में इंजरी हो गई जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स का करियर ख़त्म हो गया। तो मैं पढ़ाई में मैं भगवान की दया से बहुत मतलब ठीक ठाक था, लेकिन मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। और उस दौरान जब वो खालीपन आया तो फिर कुछ करना है, तो वो दौर लाइफ में आया। एक ऑडियो कैसेट्स होलसेल का बिजनेस शुरू किया, थोड़ी सी नौकरी करी, तो बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब मेरे लिए शायद नहीं है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि 1997 लास्ट में मुझे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग के लिए मुझे और मेरी मदर को बुलाया। ये एक विदेशी कंपनी थी, उस समय इंडिया में लॉन्च होने वाली थी। तो उन्होंने हमें एक ड्राइंग रूम, एक घर का एड्रेस दिया और कहा इंडिया में एक नए तरीके का बिजनेस आने वाला है। तो मैं और मेरी मदर गए। उस समय वो लोग कागज़ पे नेटवर्क बना रहे थे क्योंकि कंपनी लॉन्च होने वाली थी। अच्छा, इंडिया में लॉन्च नहीं? जी नहीं, तब हुई नहीं थी, तो वो पेपर पे नेटवर्क अपना बना रहे थे। उसके बाद में फिर मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, फिर पता लगा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इंडियन कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। तो मेरी मदर गए, उसकी मीटिंग देखी। तो 1998 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, अप्रैल 98 में। तो आज 21 साल से ज़्यादा हो गए। एंड मुझे जब मैंने पहली बार इसकी मीटिंग देखी, पहली ट्रेनिंग देखी, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मेरे सपनों की दुनिया मिल गई, जिसमें अच्छा। हाँ, जहाँ मतलब आपको पहली बार मैंने सुना कि आप कुछ भी बन सकते हो, आप ये बनो, आप वो बनो, तो मुझे तो सर आनंद ही आ गया। तो मेरी अपलाइन मेरी मदर ने पहले ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे अलग से ज्वाइन करा दिया। तो तब से लेकर के मैं तो पूरे जुनून से लग गया। बाकी मेरा एक नेचर है सर, या तो मैं कोई काम करता नहीं हूँ, करता हूँ तो फिर पूरे पैशन से करता हूँ। जब आपने सर इसे कैरियर के रूप में चुना कि डायरेक्ट सेलिंग को मैंने एज ए कैरियर लेना है, क्योंकि 1998 मतलब शुरुआत ही नहीं थी इंडस्ट्री की। जी। तो वो जो डिसीजन था आपका, एक डेयरिंग डिसीजन नहीं था? सर उस समय तो नहीं लगा, आज अब सोचता हूँ तो हो गया। असल में सर क्या हुआ कि मेरा पहला पेचेक जो इस इंडस्ट्री में था पहले महीने का, वो 155 रुपये का था। अच्छा, वाह। और दूसरे महीने का जो मेरा पेचेक था सर, वो 139 रुपये का था। अच्छा। हाँ जी। और क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था, तो मेरे से स्पोर्ट्स का ही मेरा सर्कल था, बाकी तो मैं बहुत कम मेरा सर्कल था। मेरी अपलाइन मेरी मदर थी, तो जितने रिलेटिव्स थे वो मेरे क्रॉस लाइन हो गए ऑटोमेटिकली, तो वो खत्म हो गए, सर्कल बड़ा लिमिटेड था। तो रोज मैं शाम को मीटिंग के लिए लोगों को बुलाया करता था, 25-25, 30-30 लोगों से कंफर्मेशन लेता था, और 90% टाइम कोई आता ही नहीं था, मैं अकेले ही मीटिंग सुन के चला आता था। और बहुत कभी खुशनसीब हुआ तो एक या दो कोई मेरा दोस्त आ जाता था। तो जब मेरे वो छोटे छोटे चेक आए, तो आपको पता ही है सर, जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा भाई बातें तो तुम लाखों की करते हो, और यार ये क्या है। उस समय सर हुआ क्या, मैंने एनालाइज किया कि अगर मैं ये छोटे छोटे चेक से अगर मैं आज हार मान के क्विट कर दूं, तो मेरे पास और ऑप्शन क्या है। अच्छा। सर मैंने ये एनालाइज किया, भाई 2 ही ऑप्शन हर इंसान के पास होते हैं, या तो वो नौकरी करता है या वो बिजनेस करता है। तो मैंने कहा चलो अगर नौकरी में जाते हैं तो लाइफ कैसी होगी, मैंने थोड़ा सा इमेजिन किया। तो सर नौकरी में भी 2 पार्ट होते हैं, या हम सरकारी नौकरी में जाते हैं या फिर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। सर गवर्नमेंट जॉब में मैं जब छोटा था, मैं तो एक गवर्नमेंट कॉलोनी में मैं रहा करता था दिल्ली में, पुष्प विहार में। तो वहाँ क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स की वो कॉलोनी थी, और 2nd फ्लोर पे मेरा घर था, नीचे एक दुकान थी प्रोविजन स्टोर, जो सभी लोग अपने जरूरत का सामान वहाँ से खरीदते थे। सर 1 तारीख से
से लेकर 24-25 तारीख तक सब लोग कैश पैसे देकर सामान लेते थे। 24-25 तारीख पर लोगों के पैसे खत्म हो जाते थे, लाला जी का रजिस्टर बाहर आ जाता था, वो पहले नोट करते थे फिर सामान देते थे। पे डे पर जब लोगों को तनख्वाह मिलती थी, पहले वो अपना पिछला हिसाब चुकाते थे फिर आगे चलते थे। तो जैसे ही मेरे जहन में गवर्नमेंट जॉब आया, वो रजिस्टर आ गया, मैंने कहा मेरी लाइफ भी ऐसी होगी, एक बहुत लिमिटेड सैलरी होगी और उसके बाद मेरी भी आखिरी हफ्ता उधार में बीतना है। तो उसको तो मैंने तुरंत क्रॉस कर दिया। अब दूसरा प्राइवेट सेक्टर, मैंने मेरी मदर को देखा 22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए, जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम होता नहीं है। फिर जब आप एक मिडिल एज में आ जाते हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स और आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। तीसरा ट्रेडिशनल बिजनेस में एक ट्रेडिशनल बिजनेस मैं खुद करके देख चुका था, ऑडियो कैसेट्स होलसेल का। सर उसमें मैंने देखा जब हम ऑर्डर लेने जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, ऑर्डर वगैरह सब मिल जाते हैं। दिक्कत कब होती है? जब हम पैसे लेने जाते हैं। तो जब मैं मेरे पैसे लेने जाता था तो कई बार मुझे वो लोग वेट कराते थे, वो 10 मिनट 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं मेरे पैसे मांगने नहीं आया, मैं इनसे उधार मांगने आया हूँ। वो बड़ी खराब फीलिंग थी। और दूसरा क्या होता था, अगर मुझे सपोज 50,000 की पेमेंट किसी से लेनी है, वो एक बार में नहीं देते थे। आज 10 दे दिए, बोलो जी कल 10 ले लेना। सर टुकड़ों में आया पैसा तो वैसे ही नहीं पता चलता, देना में इकट्ठा होता है। तो उससे तो मैंने तुरंत हाथ जोड़ दिए। तो एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट था, शुरू के 1-2 महीने में मैंने कुछ नहीं कमाया इस इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे जब ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिला तो मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो कि फॉरेनर थे। उन्होंने 14-15 साल इस बिजनेस को कई देशों में किया था, अमेरिका, हांगकांग वगैरह में। वो बहुत अच्छे ट्रेनर थे। तो उस जमाने में सर आपको पता है कि ये बिजनेस इंडिया में जब शुरू हुआ था तो इंडिया में ये बिजनेस कैसे होता है, नेटवर्क कैसे बनता है, क्या ट्रेनिंग होती है, किसी को मालूम नहीं था। तो उस कंपनी ने उनको हायर किया था अपना नेटवर्क बनाने के लिए। तो ट्रेनिंग्स वगैरह किया करते थे। तो जब उनकी ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी, वो बहुत अद्भुत ट्रेनिंग दी। उसने मेरे ऊपर एक जादुई छाप छोड़ी। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में, उस जमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, सेल्फी तो का दौर तो नहीं था, लेकिन वो अपने विजिटिंग कार्ड बांटते थे। तो लोग उनके विजिटिंग कार्ड लेने के लिए ऐसे कूदते थे एक दूसरे के ऊपर जैसे वो मानो 2000 रुपए के नोट बांट रहे हो। और मुझे ये किसी ने बताया कि यार ये कंपनी इनको साल के तकरीबन 1 करोड़ रुपए देती है अपने नेटवर्क बनाने के लिए। तो तब मेरे जहन में आया कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो शायद मैं भी साल के 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, जो बाहर तो कोई चांस है ही नहीं। और दूसरा, इस इंडस्ट्री में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, लोग आपको इतना ज्यादा मान सम्मान देते हैं जो कि बाहर कहीं संभव है ही नहीं। सर उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बिजनेस को एज अ करियर लूंगा, और किसी काम को करना तो बहुत दूर की बात है, मैं सोचूंगा भी नहीं किसी और काम के बारे में। ऐसे था सर। तो जब आपने स्टार्ट किया सर, इनकम आपकी 152-139 ये आपकी इनकम आ रही थी, तो कितना समय लगा जब आप सरवाइव करने की स्थिति में पहुंच गए? सर मैं 7वें महीने तकरीबन मेरा 10,000 रुपये इनकम क्रॉस हो गया था। एक साल के बाद में मैं 30,000 रुपये पे पहुंच गया था, अप्रैल 99 में। तो एंड उसके लगभग 2 साल के बाद में मैं लगभग 65-70 हज़ार रुपये महीने के आसपास था। सर ये मैं सन 2000 की आपको बात बता रहा हूँ। अब सर सन 2000 में 65,000-70,000 रुपये महीने के बहुत हुआ करते थे। उस समय तो क्लास 1 ऑफिसर की भी इतनी तनख्वाह नहीं होती थी। एंड प्लस 1.5 साल के बाद में मैंने अपनी पहली कार ले ली थी, तो पहला फॉरेन ट्रिप मिल गया था। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब मेरे से ज़्यादा खुशनसीब तो कोई है ही नहीं। मेरे पास तो इतना बढ़िया करियर है एंड लाइफ इज़ सो वंडरफुल, सो नाइस, सो गुड। दैट्स ग्रेट सर। सर आज आपका बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग में, और अब अभी तो आपकी तुलना जो इंडिया में तो होती नहीं जी। एशिया के जो टॉप अर्नर्स हैं उनमें आपका नाम आता है जी। तो कैसा लगता है ये सब सुन के, जान के? सर अच्छा तो लगता है ये डेफिनेटली, साथ में एक जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। एक बहुत थैंकफुल हूँ मैं, शुक्रगुजार हूँ अपनी माँ का, गॉड का, जिन्होंने इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया। और साथ साथ सर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि और कुछ करना है और बेहतर करना है, ताकि और लोगों को हम की तरक्की में और योगदान दे सकूँ, ऐसा मुझे फील होता है। जैसा आपको मालूम है सर, हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की अभी सही ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका का जो टर्नओवर है उससे हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हिंदुस्तान में आप डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं? सर आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी शुरुआत भी ठीक तरीके से नहीं हुई है सर, तब इतने अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो आप देखिए सर, आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद इस बिज़नेस का जो मतलब आप कितना भी बड़ा सोच लीजिए, फिर भी हमारी इमेजिनेशन भी नहीं जा सकती। तो सर देखो, इस बिज़नेस का बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है सर। कारण देखिए बड़ा सिंपल है, हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, मिडिल क्लास लोगों की, जो पढ़े लिखे हैं और अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, एम्बिशियस लोगों की। सर
इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आम आदमी के पास क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। जहां आपके रुपए ना लगते हों, पैसे ना लगते हों, बजाय उसके साथ आपको एक व्यक्ति हाथ पकड़कर, एक नहीं कई व्यक्ति आपको हाथ पकड़कर सिखाने के लिए तैयार हैं, आपने सिर्फ काम करना है। पर बाकी जगह तो ना प्लेटफॉर्म है, ना कोई सिखाता है, और सिर्फ पॉलिटिक्स और यही चीज़ें रहती हैं। तो सर इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। और आने वाले समय में मैं कितना भी बोलूं कि इसका फ्यूचर इतना होगा, जितना भी बोलूँगा कम होगा, और बहुत ही ग्लोरियस फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। जो दूसरा पार्ट है सर इस इंडस्ट्री का, वो है कुछ कंपनियों की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हुई। जी। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग के जो एथिक्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग के जो मान मर्यादाएं हैं, वो कंपनियां कहीं कहीं दूर तक उनको फॉलो नहीं करती। जी। लेकिन दुर्भाग्य से वो डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल को कहीं ना कहीं लेके आती हैं। जी जी जी। तो आज एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है एक आम व्यक्ति के लिए, अगर उसने कंपनी का चुनाव करना है तो वो कैसे देखे कि ये कंपनी मनी सर्कुलेशन कंपनी है या ये कंपनी एक सही एथिकल कंपनी है, मैं इसमें इसे अपने करियर के रूप में चुन सकता हूँ। सर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए सर, ये इसका जवाब मैं एक छोटी सी एक रियल स्टोरी से दे देता हूँ। सर मेरा बेटा जब छोटा था तो उसने गायें देखी, तो उसने पूछा, जैसे बच्चों को होता है भाई कि ये क्या है, तो मैंने कहा ये काऊ है बेटा। और ठीक है। तो अगले दिन फिर उसने एक गाय देखी, लेकिन वो इस बार उसका कलर थोड़ा सा चेंज था, तो वो काली थी। जनरली तो हम जानते हैं 80% वो वाइट होती है। तो उसने पापा ये क्या है, मैंने कहा ये काऊ है यार। तो उसको दिमाग में बैठ गया कि कोई भी 4 पैर का जो जानवर है वो काऊ है, ठीक है। अगले दिन उसने कहीं भैंस देखी, तो उसने कहा ये क्या है। अब वो छोटा था, तो मैंने कहा अगर मैं इसको बताऊंगा ये भैंस है या बफेलो है तो ये अभी छोटा है, कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये भी काऊ ही है। तो बोला ठीक है। तो उसके ये कॉन्सेप्ट फिट हो गया। थोड़े दिन बाद हम कहीं जा रहे थे, तो उसने हाथी देखा। तो वो मेरे को, अब उसने पूछा नहीं है क्या, उसने कहा पापा देखो कितनी बड़ी काऊ। तो एक्चुअली उसके लिए 4 पैर के जानवर का मतलब है काऊ। तो ऐसे ही जो लोग नहीं जानते उनके लिए कोई भी कंपनी जो जहां पर ज्वाइनिंग हो रही है, कुछ भी है, वो सब डायरेक्ट सेलिंग है, चाहे वो मनी सर्कुलेशन है या कुछ भी है। सर मनी सर्कुलेशन तो देखिए उसमें ना तो कोई प्रोडक्ट होते हैं, उसमें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप आओ पैसे लगाओ और लोगों को लाओ, उनके पैसे लगवाओ। तो वो तो सर देखो टोटली इलीगल है। और ऐसी ही देखिए सर, ग्रीड में और एम्बिशियस में फ़र्क होता है। आपको एम्बिशियस ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये ग्रीड है कि जहां मैं इतने लगा रहा हूं इतने हो जाएंगे उतने हो जाएंगे। सर जिसका बेस नींव ही ग्रीड है, तो वो कंपनी तो सर ठीक है ही नहीं। तो वो तो आज नहीं तो कल वो तो आपको ड्यूप करेगी। तो आप तो लालच में वहां गए हो, तो वहां तो ना वहां कैरियर बनते सर, वहां तो लोग बर्बाद होने ही हैं। तो बात सर आपने कहा कि अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। देखिए सर, एक जो अच्छी कंपनी होगी वो कभी भी पैसे नहीं लेगी, वो जितने पैसे आपसे से कोई जुड़ रहा है उतने का उसको सामान देगी। सामान वाजिब होगा। जैसे मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ, वाइबल प्रोडक्ट। सर वाइबल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट से अगर आप बीवी हटा दें तो भी उसकी जरूरत लोगों को हो, वो उसको खरीदे, एक्चुअल में वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो। एंड दूसरी चीज सर, वो अपने क्वालिटी और प्राइस को जस्टिफाई करे। अब अगर बाजार में कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है और अगर कोई आप 200 रुपए की बेच रहे हो तो वो गलत है। तो वो अपनी क्वालिटी को, प्राइस को जस्टिफाई करे, ऐसी चीज हो जिसकी वाकई में जरूरत हो, जिसको सिर्फ हम अपने लेवल के लिए नहीं खरीद रहे हैं। तो ये एक मापदंड है, एक अच्छी, जहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कंपनी लीगल है या किस तरीके से गाइडलाइंस फॉलो कर। एक कार शब्द है जो जनरली हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कि कार अगर किसी को चूज करना है कंपनी, तो एक छोटा सा फंडा ले ले कि कार क्या है, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिसाइक्लेबल। सो ये अगर फिट हो जाता है किसी कंपनी में तो वो सही है। तो हाँ, सही बोल देंगे उसको। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने दी मैम। सर आज के टाइम में चूंकि डायरेक्ट सेलिंग धीरे धीरे हमारे देश में ग्रो कर रही है, और जब एक डायरेक्ट सेलर ग्राउंड लेवल पे काम करता है तो वो अपनी कंपनी को बहुत बेटर मानता है, और जब वो अपनी कंपनी को बेटर माने वो अच्छी बात है, लेकिन वो 10 कंपनियों के साथ में बुराई करता है कि हमारे पास में ये बढ़िया है, वो कम बताता है, दूसरी चीज़ों की, दूसरी कंपनियों की, ठीक ठाक सी कंपनियों की वो बुराई करता है। तो क्या ये सही है, और ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए सीनियर लीडर? नहीं सर, पहली बात तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है,
और ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करिए। Right. आपका काम है, देखिए आप जिस भी कंपनी से जो भी व्यक्ति जुड़ा है आप उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, आपको मानना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपने बारे में बात करें बजाय आप किसी और के बारे में बात करें। सर अगर मुझे बेहतर बनना है, 2 लाइन है सर, मैं दूसरी लाइन को छोटी करके थोड़ी मुझे बड़ा, मेरी लाइन बड़ी रह सकती है, मुझे तो मेरी लाइन बड़ी करनी है। तो मुझे मेरे काम पे फोकस करना है। और इसी के ऊपर एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, अभी जब हम इटली में थे तो हम हमारा मैच था, तो उसमें कुछ फॉरेनर्स थे बड़े लंबे चौड़े, तो उनको देख करके थोड़े से हमारे प्लेयर सहमे। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यार आप उनको मत देखो, आप अपनी स्ट्रेंथ को देखो, आप उस पर फोकस करो जो आपका गेम है। तो वही जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उसका प्लान है, आप उसको बताओ, उसके बारे में बात करो। आपको किसी और के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जितना हम दूसरों के बारे में बात करते हैं सुरेंद्र भाई, मेरा तो ऐसा मानना है, हम उसे एनर्जी देते हैं। तो वो एनर्जी मुझे देनी चाहिए, मेरे प्लान को, मेरी कंपनी को, मेरे काम को, रादर में किसी और को। हाँ, और वो बीइंग ए सर एक जेन्युइन पर्सन, हम अगर बुराई करेंगे किसी चीज़ की, किसी कंपनी की, तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं हो, कहीं ना कहीं माहौल को भी खराब करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुरेंद्र भाई देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सारी कंपनियां, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, वो सारी ग्रो करें, तभी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। true. तो इसलिए सर ये कहना, अगर कहीं ना कहीं मैं उनकी बुराई कर रहा हूं, तो मैं भी तो उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। तो ये उन्हें समझना चाहिए। हमें किसी के बारे में बात करने के बजाय अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें, अपने बारे में बात करें, और यही तरीका है। राइट। मैम, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो ये मानते हैं कि यार मैं अकेला ही बहुत हूँ, और वो अपनी फैमिली को, स्पेशली अपने स्पाउस को बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उतना नहीं करते हैं, या शायद उनके जो स्पाउस हैं, स्पेशली उनकी वाइफ हैं या परिवार के दूसरे लोग हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं स्टार्टिंग में। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सुरेंद्र जी, मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। पहले तो ऊपर वाले का बड़ी मेहरबानी है कि मैं जिस माहौल में आई वो ऑलरेडी इतना पॉजिटिव माहौल था। तो मुझे तो कोई चैलेंज नहीं मिला, रादर मैं समझती थी कि मैं नहीं हूँ इस इंडस्ट्री के लिए। सो मेरी मदर इन लॉ ने एक चीज़ मुझे समझाई थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इनफैक्ट बहुत लोगों के ये काम भी आएगा। उन्होंने मुझे ये बोला था कि चूज़ करना है क्या करना चाहती हो। जब मैं आई तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, मुझे लगा दोबारा से मैं टीचिंग करूँगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो भाई मेरे बस की है नहीं, बोलना तो आता नहीं मुझे, कॉन्फिडेंस है नहीं, तो ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। तो जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने 2-3 चीज़ें मुझे बताई जो मुझे बहुत लगा कि हाँ करना चाहिए हर एक लेडी को। अपने स्पाउस, अगर हस्बैंड इन्वॉल्व है तो वाइफ को इन्वॉल्व होना चाहिए, या वाइफ इन्वॉल्व है तो हस्बैंड को इन्वॉल्व होना चाहिए। उन्होंने मुझे ये बोला कि 2-3 चीज़ें जो आप अगर करोगे तो ये होगा, बाकी आप डिसाइड करो। पहली चीज़, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, आपके हस्बैंड का और आपका माइंडसेट, आपका विजन, आपका ड्रीम एक रहेगा। तो आप टुवर्ड्स वन ड्रीम जब आप दोनों मिलकर काम करोगे तो बहुत आगे चले जाओगे। तीसरी चीज़ कि आपके इस माहौल से आपके बच्चे पे बहुत असर पड़ेगा। आपकी नेक्स्ट जनरेशन देखेगी कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखेगी कि डेडिकेशन क्या होता है। वो घर में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एंड इनफैक्ट वो सब आज है हमारे साथ में। हमारी चीज़ों को देखकर हमारे बच्चे आज किसी और को आइडियल नहीं, हमें आइडियल मानते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए एज अ पेरेंट। अगर हमारा बच्चा हमें बोल रहा है हमें आप जैसा बनना, तो इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो ये चीज़ जो मिली, और कपल इन्वॉल्व होता है ना, तो जैसे आपने देखा इस इंडस्ट्री में टाइम नहीं होता है, थोड़ा रात हो जाती है। मान लीजिए अगर वाइफ काम कर रही है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, उसमें जब वो लेट होती हैं तो हस्बैंड थोड़ा सा मुंह बन जाता है, या घर में थोड़ा सा मुंह बनने लग जाता है। तो जब दोनों पार्टनर इन्वॉल्व होता है, उस टाइम में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, पता है कि क्यों लेट हुआ है। सो एक ईजी एटमॉस्फेयर, एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पे अगर ये कंफर्टेबल रहता है, माहौल कंफर्टेबल रहता है, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो स्पाउस बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वॉल्व। 1 और 1 11 हो जाते हैं। एब्सोल्युटली 1 और 1 2 इस इंडस्ट्री में नहीं, 1 और 1 11 हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वंडरफुल। सिद्धार्थ सर, आप का पर्यायवाची बन गया है सिद्धार्थ सर, मतलब एजुकेशन जी। और जिस प्रकार की एजुकेशन आप देते हैं, जितनी बड़ी टीम आपने इंडिया में बनाई है, वो एक रिमार्केबल है जी। डायरेक्ट सेलिंग में सर होम मीटिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस आप मानते हैं? सर होम मीटिंग पहली वो नींव है जिसके ऊपर बेसिकली आपका बिजनेस खड़ा होता है।
मैं 98 की बात करूं, 2008 में बात करूं, जब मैं मेरे बिल्डिंग सुपर बिल्डिंग फेस मेरा 98 में तो मैं आया ही था। तो सर मेरा बिजनेस तो खड़ा ही होम मीटिंग से हुआ था। इसका कारण क्या था सुरेंद्र भाई कि मैं लोगों को जब मीटिंग में इनवाइट करता था तो दूर है जी, ये है जी, तो लोग आते नहीं थे। तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई अगर लोगों को मीटिंग में नहीं आ रहे तो यार मीटिंग को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। राइट। तो उसके लिए घर से अच्छा कौन सा वो है। अब मान लीजिए मैं और आप मिलकर काम कर रहे हैं, तो जो सपोज हम अपलाइन डाउनलाइन है, तो जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो वैसे भी आपके घर आते ही हैं, चाय पीते हैं, बाकी बातें करते हैं। तो होम मीटिंग से सर इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपने उनको अपने घर पे बुलाया और वही चाय के दौरान हमने बिजनेस भी डिस्कस कर लिया। तो सर एक तो ये डुप्लीकेबल है, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में उसके जो भी फ्रेंड सर्कल है वो वैसे भी आता ही है। बुलाना आसान जी, है। बुलाना आसान होता है सर। एक नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर होता है, एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर होता है, एक प्रेशर नहीं होता कि यार पता नहीं कहाँ बुला रहा है या किस तरीके से क्या है। तो एक इसलिए सर ये एक एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। दूसरा डुप्लीकेबल है और सिंपल है, और चीज़ों को इस बिजनेस में हम जितना सिंपल रखें उतना बेहतर रहता है। एंड वार्म सर्कल का बिजनेस है एक्चुअली। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आप अननोन में काम नहीं कर रहे हैं। तो जब हम होम मीटिंग करें तो घर पे जैसे स्पेशली अगर एक हस्बैंड काम कर रहा है तो उसकी वाइफ का इम्पोर्टेंट रोल बनता है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बोला कि जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे हम जब मीटिंग करते हैं तो मेरा कुछ पार्ट होता है, इनका कुछ पार्ट होता है, एंड हम एक सीरियस बिजनेस का मैसेज देते हैं। राइट। एक कपल जब इन्वॉल्व होता है तो सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे एहसास हुई है कि आप एक कपल को जब आप एक मैसेज दे रहे हो तो कपल जब जाता है तो एक होम बिजनेस, एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस का आप एक मैसेज देते हो। और अगर किसी की फैमिली इन्वॉल्व नहीं है और उसके घर पे हमने होम मीटिंग रखी तो वो बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व हो जाती है, देखेगी, सुनेगी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा घर पे। जी। उसका ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। एक इससे रिलेटेड एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। सर काफ़ी समय पुरानी बात है। मेरे एक डाउनलाइन थे, वो किसी अपनी एसोसिएट के घर में गए और उनको प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रहे थे। तो उनके हस्बैंड जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को लाइक नहीं करते थे। तो वो आए और उन्होंने उनसे सवाल, और वो साइंटिस्ट थे, तो आए, उन्होंने पूछना शुरू किया, भाई ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, इसमें इसके वो क्या है, कंटेंट्स क्या हैं, कैसे हैं। अब सर आप नॉर्मल साइंटिस्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो अब उसने उसको खींचना शुरू कर दिया। तो उसने कहा जी मैं ऐसा है, मैं कल अपने सीनियर को लेकर के आऊँगा, वो आपको बता सकते हैं। अब वो आया, बोलो जी मैं फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। तो मैंने कहा क्या हुआ। बोला ऐसे ऐसे हुआ, तो आप चलो। मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सर ऐसा है, पूरा होमवर्क कर लेना, वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा और वो तैयारी में है कि आज तो बड़े वाला है यार, देख लेना। मैंने कहा तू टेंशन मत ले। तो मैं उनके घर गया। सर घर गया तो उन्होंने जैसे पानी रखा, तो मैंने उनसे पूछा, सर उन्होंने अपना नाम बताया, तो उनका सरनेम जो है वो मोहंती था। तो मैंने कहा सर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। बोला हाँ जी। मैंने कहा सर उड़ीसा में कहाँ से। उन्होंने जगह बताई। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, वंडरफुल। मैंने कहा सर मैं भी जाता हूँ और लोग बड़े प्यारे हैं, बड़ा प्यार मिलता है, और दिल्ली में कब से हैं। तो मैं उनके बारे में ही सवाल पूछता रहा। तो आधे घंटे के बाद में वो मेरे ऐसे हो गए जैसे मेरे पता नहीं कितने सालों पुराने मित्र हैं। अब वो व्यक्ति परेशान किया, अरे सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। वो उनको बोल रहा सर आप कुछ पूछना चाहते थे। बोले नहीं यार, बोले चुप रहो, मुझे मजा आ रहा है। तो सर उस दिन के बाद से वो बहुत कोऑपरेट करने लग गए अपनी वाइफ को बिजनेस के लिए। उन्होंने फिर कभी मना नहीं किया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जी। मेरी जो इस बिजनेस में एंट्री हुई, तो मेरे एक दोस्त ने, बड़े क्लोज फ्रेंड ने होम मीटिंग में अपने घर पे बुलाया था। जी। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना है तो जो बड़े लीडर हैं ना वो होम मीटिंग में पाए जाते हैं। जी। और आपके भी साथ शायद ऐसे एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारे लोग जो आज आपकी टीम में बड़े लेवल पे हैं वो कहीं ना कहीं होम मीटिंग में मिले होंगे। जी बिल्कुल सर। होम मीटिंग एंड वो तो सर देखिए आधार है बिजनेस का। और होम मीटिंग के बाद में, जैसे इस बिजनेस में कहावत है कि स्मॉल मीटिंग शुड बी फॉलोड बाय अ बिगर मीटिंग। तो होम मीटिंग के बाद में फिर जैसे आप उनको पब्लिक मीटिंग में लेकर के आते हैं तो उनको और भी ज़्यादा विजन क्लियर होता है। दैट्स ग्रेट जी। जैसे ही आपने हामी भरी कि आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो हमने सर एक वीडियो डाला था जी, सिद्धार्थ सिंह एंड चंचल सिंह जी इज़ कमिंग सून। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने प्रश्न कमेंट में लिखे हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ क्वेश्चन लूँ। प्लीज। किशोर शाह जी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में बहुत सारी MLM कंपनी अपने आप को इंडिया की नंबर 1 बताती है। नंबर 1 की खिताब कहाँ से मिलती है और इसका जांच कैसे करें?
देखिए किशोर जी, आपने सही कहा कि हर कंपनी जैसे रेडियो में हर एक जॉकी अपने को नंबर 1 बताता है, हर एक चैनल अपने को नंबर 1 बताता है ये बात यहाँ भी सत्य है लेकिन इसका एक मापदंड है सर, जैसे अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें ग्रेटेस्ट बैट्समैन का आप जिसने रन बनाए, तो अगर आप वैसे देखना चाहें तो एक मापदंड है कि कौन सी कंपनी कितना टर्नओवर कर रही है, वो एक मापदंड आप मान सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया में तो ऐसा सच कोई खिताब तो नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ टर्नओवर के द्वारा आप देख सकते हैं। मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां सभी कंपनियों का आप टर्नओवर एक जगह देख लें? नहीं सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको आज उतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता ना। हाँ सर, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें ये जो लोग कर लेते हैं फिर वो अपने उनके पास जो भी प्रूफ्स होते हैं वो शेयर करते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जी, तो वो एक लिस्ट निकालते हैं, इंडियाज टॉप 10 कंपनी, इंडियाज टॉप 20 कंपनी, उनके कोई पैरामीटर्स नहीं होते और वो किसी को पहले नंबर पे किसी को दूसरे नंबर पे डाल अब सर देखो यूट्यूब तो एक उसमें तो कोई आदमी कुछ भी डाल सकता है, तो उसकी तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। एंड हाँ इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन बाहर हम देखते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के वहाँ उनके अवार्ड्स होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं, उनकी रैंकिंग होती है, तो वहाँ है सर। दैट्स ग्रेट सर। संजार अली जी हैं सिवान बिहार से, इनका प्रश्न है, सर हमें बताएं कि कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके कारण टॉप लीडर्स को भी कंपनी चेंज करने की नौबत आ जाती है? जी देखिए सर, मुझे 21 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मैं 10 साल एक कंपनी में काम करके इधर आया, तो मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि कई बार सर परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, या आपको कई बार लगे कि हाँ उतनी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है जितना आप है, या कंपनी का कई बार विजन आपके साथ मैच नहीं होता, तो ऐसी कुछ परिस्थिति होती है जिसमें आप मूव ऑन करते हैं या कभी आपको करना पड़ता है। राइट। क्रिस का क्वेश्चन है सर जी, मैं 12वीं में पढ़ता हूँ जी, तो क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग कर सकता हूँ? मैं तो ये कहूँगा कर सकते नहीं, आपको करनी चाहिए अगर आप अपने जीवन को एक ऐसे आयाम पे ले जाना चाहते हो जहां आपको कोई ना बताए, जहां आपको अगर छुट्टी लेनी है आपको किसी से अर्जी देने की जरूरत ना पड़े, आपको अपना पे आउट कितना बनाना है ये आप स्वयं डिसाइड करें। अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो जहां लोग आपसे प्रेरित हों, आपके जैसा बनना चाहें, तो आपको चाहिए, आप कर नहीं सकते, आपके लिए ही ये कैरियर है। तो उसमें सर ये जो कि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे स्टूडेंट हैं और अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, तो जो एकेडमिक एजुकेशन है अब वो साथ में जारी रखें या एकेडमिक एजुकेशन को हम लोग छोड़ दें और फुल फोकस करें एक अच्छी कंपनी चुन के? सर साथ में बिल्कुल कैरी ऑन कर सकते हैं, यदि करना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह से भी। लेकिन मैं इन लोगों को जिनकी अभी स्टूडेंट है, उम्र कम है, इनको मैं एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो भी आप जिस भी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं उसके जो भी सेमिनार्स होते हैं उसमें अपने पेरेंट्स को जरूर लेकर के जाएं। ओके। और सक्सेसफुल जो लीडर्स हैं उनके बारे में बताएं, उनसे मिलवाएं, ताकि उनको ये समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब अगर आप उनको नहीं लेकर के जाओगे तो वो उन्होंने आपकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है, वो देखेंगे यार यहाँ नहीं जा रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो वो आपको अपोज करने लगेंगे। तो वो अपोजिशन आपकी घर में ना हो, इसलिए आप अपने पेरेंट्स को सेमिनार्स में जरूर लेकर के जाइए ताकि उनको एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो आप दिखा सके, वो समझ सके। वंडरफुल। सोनू वर्मा का क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग में शीर्ष पर पहुंचने के लिए मुख्य फोकस का विषय क्या होना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग पे शीर्ष पर पहुंचने के लिए मुख्य फोकस सबसे पहले तो आपका ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप में कितनी लगन है शीर्ष पर पहुंचने की, प्रथम। उसके बाद सर आता है आपका समर्पण, उसके लिए आप क्या क्या करने को तैयार है। ये बिजनेस का मेन मुख्य आधार है पर्सनल डेवलपमेंट। आप खुद को जितना डेवलप करेंगे, अपनी टीम को जितना डेवलप करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। सो फोकस जो है आपका अपनी डेवलपमेंट में रखिए, अपने लोगों की डेवलपमेंट में रखिए। नेगेटिव चीजों में नहीं फंसना है, वो उसने ये कहा, उसने ये करा, उसने वहां जाना ही नहीं है। आप फोकस करिए सर मुझे यहां पहुंचना है, मेरा लक्ष्य ये है, मैं यहां जा रहा हूं, मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है मुझे सर उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वैसे भी किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता। लोग तो सर प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ते, तो मैं आप तो चीज क्या है। तो आप उससे विचलित ना होकर के पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पे लगाइए, खुद को डेवलप करिए, जहां मौका मिले, जितना मौका मिले, जो सेमिनार अटेंड कर सके, जो वर्कशॉप्स अटेंड कर सकें, जो किताब पढ़ सकें, जैसे भी एजुकेशन मिले एजुकेशन लें और अपनी टीम को एजुकेट करें। सर इस बिजनेस में जिसकी टीम जितनी ज्यादा डेवलप्ड होगी, एजुकेटेड होगी, उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी।
मेरा ये मानना है सर, जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इंडिया में, तो आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे ऑलरेडी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में आएंगे जी। और वो आएँ, हमारे साथ में काम करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी आदतें, हमारी लीडरशिप ऐसी हो कि उनको हमारे साथ में काम करके अच्छा लगना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो हमारी नॉलेज, हमें अपने आप को ऐसा अपडेट करना पड़ेगा। 100%। और आप इस चीज़ के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं सर। इतनी बड़ी टीम है, इतना पैसा कमा रहे हैं और अब भी आप 2-2, 3-3 घंटे डेली आप सीखने पे लगा रहे हैं। Absolutely. जी सर, मेरा सर ये एक्चुअली पैशन है। Passion है। तो आपको लगता नहीं यार बहुत हो गया, लोग मतलब आपको तो आइडियल मानते हैं जी। और अब क्या ज़रूरत है, बहुत हो गया अभी। नहीं सर, मैं डायरेक्टली पैसे के लिए नहीं करता, लेकिन खुद को खुशी मिलती है सर। अच्छा। अपने को डेवलप करके, जब आप देखो सर, आप किसी को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास होगी। मान लो सर आपके पास, मैं कहूँ सुरेंद्र भाई पानी पिला दो, आपके पास पानी होगा सर तभी तो पिलाओगे, अगर है नहीं तो कैसे दोगे सर। अगर जितना मैं सीखूंगा वही चीज तो मैं उनको सिखाऊंगा सर। उनको सिखाता हूँ, जब वो सीखते हैं, वो फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ चेंज होती है या वो ग्रो करते हैं, सुरेंद्र भाई इतनी खुशी मिलती है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए और भगवान ने आपको इस ये नेमत बख्शी। Absolutely. अगला प्रश्न मैम आपके लिए आया है। जी। दी एलिवेटेड एक चैनल है, इसकी तरफ से है। मेरा प्रश्न चंचल मैडम से है। क्या आपने शादी से पहले सोचा था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करेंगे? आप सिद्धार्थ सर से शादी से पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करती थी क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई, मैंने सुना ही नहीं था। इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है मुझे पता ही नहीं था। तो बिल्कुल नहीं, कोई कंपनी नहीं करी थी। शुरुआत ही मेरी सिद्धार्थ जी के मिलने के बाद ही पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। सो नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया था उससे पहले। और जो अभी लड़कियां अपने लिए एक अच्छा सा दूल्हा तलाश कर रही हैं, तो उनको क्या आप गाइड करेंगी? मैं क्या गाइड करूँगी? नेटवर्कर ढूंढे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत फ्रीडम मिलेगी आपको, बहुत पैसा मिलेगा आपको। तो घर वाले कहेंगे कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो समझ में आता है। नहीं, अब रॉन्ग प्रूव हो गया कि जी अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, अब नेटवर्कर, एक उस डॉक्टर इंजीनियर नेटवर्कर, अब ये भी आ गए हैं कैटेगरी में। सो अभी तो इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है कि इसके अंदर में अब तो वाकई में लोग नेटवर्कर ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर के पास टाइम कहाँ है सर? कहाँ है? यहाँ पर जिंदगी के हर मजे ले सकते हो आप, घूमना फिरना, वो 3 अंडरस्टैंडिंग घंटे सभी चीज। मेडिटेशन नहीं कर सकते सिद्धार्थ जी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। हमारी इंडस्ट्री में सर एक बहुत बड़ा नाम रहा सतीश पंडित, दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है वो अभी। तो वो अक्सर ये कहते थे कि ये जो इंडस्ट्री है ना, इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, आने वाले समय में राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए, तो वो दिन आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर, डेफिनेटली। दैट्स ग्रेट। असल में सर ऐसा होता है, जैसे शुरू में कोई भी चीज़ जब चलती है तो उसको अपोज ही किया जाता है। हाँ। आज से सर 60-70 साल पहले फिल्मों में काम करना कौन सा अच्छा काम माना जाता था सर? लोग अपोज करते थे, राइट। उसके बाद सर आज लोग अपने लोगों को, बच्चों को ले लेके पहुंच रहे हैं सर। आप इसी इंस्टीट्यूट को देख लीजिए सर। आज ऐसे कितने इंस्टीट्यूट हैं। यही खेल का हाल है सर। 50 साल पहले कोई खेलने नहीं देता था अपने बच्चों को। आज आप जाकर के देखो सर, लाइन लगी हुई है, कितने पेरेंट्स खड़े होते हैं, अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। एंड तभी सर हमारे देश में पीवी सिंधु जैसी बेटियां निकली। वो कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, जी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। चेंज हो गई। बिल्कुल। तो यही टाइम सर इंडस्ट्री का भी आना, अगला स्टेप यही है। दीपांशु गिरी जी का प्रश्न है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग सो द प्लान? बहुत अच्छा प्रश्न है दीपांशु जी। सबसे प्रमुख तो जिससे आप प्लान दिखाते हैं, मेरा कोशिश ये होती है कि पहले 10 मिनट में उसके बारे में बात जानूं। अच्छा जी, उसका हार्ट बटन क्या है सर, उसको क्या चीज अच्छी लगती है सर? देखो, किसी व्यक्ति को गाड़ियों का शौक होता है, किसी को फॉरेन ट्रिप का शौक होता है, किसी को सर घर का शौक है। तो ये आपका हार्ट बटन है। अगर ये मैं आपके 10 मिनट में मैंने जान लिया, फिर मैं अपना प्लान उसके ऊपर फोकस करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी। ए बी, बहुत डिटेल प्लान नहीं करना, एक ओवरव्यू देना होता है आपने पहली बार में अगर आप उसको कैलकुलेशन और ये लेग और वो लेग इतना वो करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, डर जाएगा। तो हाँ, डर जाएगा। तो हार्ट बटन जाने, सिंपल रखें, डुप्लीकेबल रखें, एंड जिसको जितना कॉमन सिंपल बनाएंगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट में सब समझ ही नहीं सकता ना सर। राइट, दैट्स ग्रेट जी। धनंजय कुमार जी का प्रश्न है और राधे श्याम सुतार, इन्होंने भी ये सेम क्वेश्चन किया है। सर, एक टॉप नेटवर्कर में कौन कौन से गुण होने चाहिए और उन्हें कैसे डेवलप करें?
टॉप नेटवर्कर में कौन से गुण होने चाहिए? प्रथम चीज तो अटर पॉजिटिविटी। अच्छा, जी, बिकॉज और वो होती ही है, उसके बिना संभव ही नहीं है। राइट। नंबर 1। नंबर 2, सीखने की इच्छा, बहुत बड़ा ड्रीमर होना, लीडरशिप क्वालिटीज, एंड इनको कैसे डेवलप करें? अगेन इनको डेवलप आप अपने ऊपर जब काम करेंगे तो ये चीजें अपने आप आपके अंदर डेवलप होती रहेंगी। जी। सिरिल पचौरी जी का प्रश्न है, नमस्कार सर, आपकी सफलता का क्या राज है? एक वाक्य में बताने की कृपा करें। पैशन, एक शब्द में बता देता हूँ, पैशन। जुनून, पैशन। दैट्स ग्रेट। द मिक्सअप फन ये चैनल है, इनका क्वेश्चन है, इतनी बड़ी टीम को कैसे मैनेज करके रखा? मैंने उन्हें मैनेज तो क्या बोलूँगा, उनको ट्रेन करना का मेरा ज़रूर कार्य रहता है। मेरा काम है सर उनको ट्रेन करना, मैनेज तो वो अपने आप को करते हैं, और यही सत्य है। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए लगातार मैं निरंतर वर्कशॉप्स करता हूँ, और इससे फिर जो लोग सीखना चाहते हैं वो आते हैं, सीखते हैं, फिर वो अपने आप को मैनेज करते हैं। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सर एक सिस्टम डेवलप कर दीजिए तो मैनेज हो जाती है, अपने आप हो जाती अपने आप हो जाती है। तो वो मतलब आपका जो वर्किंग पैटर्न है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। जी, बहुत हद तक। हाँ, बहुत हद तक। पिछले दिनों सर हमने एक, हमारे मेहमान थे सुमित चौहान जी, तो उनको सुन के एक नई फिलोसफी मिली। उन्होंने बोला कि देखिए हमारी इंडस्ट्री का एक डार्क पॉइंट ये रहा है कि यहाँ मोटिवेशन पे बहुत बात की जाती है और एजुकेशन पार्ट कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। और जब तक एजुकेशन नहीं जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर्स में तो सक्सेस का रेशियो ज़्यादा नहीं आ पाएगा और कहीं ना कहीं गलत चीज़ें प्रमोट होती रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप उस चीज़ के एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि एजुकेशन के साथ में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम बनाई जा सकती है। जी सुरेंद्र भाई, मेरा तो ऐसा, मैं तो मोटिवेशन के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। मेरा तो ये मानना है कि अगर एक आदमी इडियट है, आपने उसको मोटिवेट कर दिया तो वो ज्ञानी नहीं बन गया, वो मोटिवेटेड इडियट है। वो पहले तो बेचारा जब मोटिवेटेड नहीं था, शांति से बैठा हुआ था, अब वो कुछ करने की कोशिश करेगा, कर पाएगा नहीं, तो उससे तो और आपको नुकसान ही होगा। और 100% जो फोकस है सर वो एजुकेशन। मैं सर सुरेंद्र भाई बिलीव करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन सर एजुकेशन के बिना संभव ही नहीं है। दैट्स ग्रेट सर। नवजीत रॉय का क्वेश्चन है सर, इन दिनों नेटवर्क मार्केटिंग के पुराने रूल लाइक लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन आदि काम नहीं करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। क्या ये चीज़ें बदल गई हैं? बिल्कुल नहीं बदली बिल्कुल सर। नहीं। आप सर ABCD के बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता सर, ये तो आधार है। आज भी यही है, आज भी अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता है वो कहता है सबसे पहले क्या करूं, उनका पहले लक्ष्य तय करो क्या करना, उसके बाद लक्ष्य पूरा कैसे होगा उसके लिए लिस्ट बनानी है। सर बिना लिस्ट के प्रॉस्पेक्ट कहाँ से आएंगे? इन्वाइट नहीं करोगे सर, मीटिंग में आएगा कौन? आपका मीटिंग में आएगा नहीं तो सर नेटवर्क बनेगा कैसे? ये तो आधार है सर इस बिजनेस का। ये ना आज चेंज हुआ, ना ही आज से 20 साल 50 या 100 साल बाद भी चेंज होने वाला नहीं। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। उदित उपाध्याय जी का प्रश्न है सर, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रू ड्रीमर्स एंड विजनरी प्रोस्पेक्ट्स? उदित जी, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं बना है जो आप लगाएं किसी को और पता लग जाए कि ये ड्रीमर है या ये है। मजा आ जाता है। तो जी ऐसा नहीं है। तो उदित जी देखिए, ये नंबर्स का गेम है। जब आप लगातार मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो जो ड्रीमर आदमी होता है ना वो अपने आप ही निकल करके आता है। जैसे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। सालों पहले मैं मुजफ्फरनगर में बस डिपो के सामने मीटिंग कर रहा था और उसमें जो ज़्यादातर लोग थे वो बस के ड्राइवर और कंडक्टर ही थे। तो वहाँ मैंने पूछा कि भाई आप कितने पैसे कमाना चाहते हो? तो उस समय वो बेचारे 2,500-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये महीने कमाया करते थे। तो उनका जो गोल था वो यही था कि मैं 5 हज़ार रुपये कमा लूँ या 10 हज़ार रुपये कमा लूँ। तो उसमें से एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, बोला जी मैं 1 लाख रुपये कमाना चाहता हूँ। तो वो लड़का ड्रीमर था, तो वो अपने आप ही निकल करके आ गया। और आज कई साल हो गए से काम करते हुए, आज वो लड़का एक नहीं, वो तकरीबन 5 लाख रुपए कमा रहा है और कामयाब है। कई बारी ड्रीमर भी एक प्रोसेस है। जी राइट। कई बारी ड्रीमर इज अ प्रोसेस। समटाइम क्या होता है कि मेरे में अभी ड्रीम नहीं है, बट ऐसे माहौल में जब मैं जाना शुरू करती हूँ तो आई जस्ट बिकम ड्रीमर। मुझे पता भी नहीं चलता। कहीं पहले वो दब गए थे, वो निकलना शुरू हो जाता है। जी कई बार एब्सोल्युटली ये माहौल का गेम होता है सुंदर भाई। जब अब अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है ही नहीं तो कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है आप अपनी लाइफ में कि यार ऐसा ही है। एक आदमी अगर जॉब में है, उसको मालूम है कि भाई इंक्रीमेंट मिलना है 2001 साल में, सही बात है, तो वो क्या करेगा? ड्रीम बना के भी क्या करेगा? लेकिन जब वो उस माहौल में आता है, वो देखता है कि मेरे जैसे लोग हैं, इन्होंने इतनी तरक्की कर ली, तो कई बार ड्रीम जाग जाते हैं या बन जाते हैं नए। दैट्स ग्रेट। लीडर्स जनरली बोलते हैं हम लालची हो गए हैं अब जब से इस इंडस्ट्री में आए। राइट। बेनीवाल ब्रदर्स
का क्वेश्चन है, खरीद फरोख्त करने वालों से हमारी इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए, कारण हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। जी बेनीवाल साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर हर इंसान सही एथिकली काम करे तो ये चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं और किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपने से, शुरुआत तो हम सबसे होती है। तो मुझे जहाँ पहुँचना है मैं तो फोकस वहीं करूँ जहाँ मुझे पहुँचना है और एथिकली पहुँचूँ। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। तो मैं खुद सही चीज़ फॉलो करूं, मेरे ग्रुप में सही चीज़ प्रमोट करूं, ये आपके हाथ में होता है, आप उस पर फोकस करें। नहीं, ओवरऑल सर आप इसको कितना सही मानते हैं? मतलब ऐसी कुछ खबरें आती हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो एक अलग बात है। जी जी कि भाई फला व्यक्ति को फला कंपनी ने इतने पैसे दे दिए, हालांकि उसके पीछे कोई बेस नहीं होता, जनरली एक रूमर होते हैं। जी 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 और शायद कुछ फैक्ट भी रहते होंगे। तो उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए सर, अब डिपेंड करता है कि इसके पीछे अगेन कितनी सच्चाई है, कितना र्यूमर है। पहली बात तो सर मैं तो ज़्यादा किसी दूसरे के ऊपर ध्यान भी नहीं देता, ना मुझे पता होता इन चीज़ों में। अगेन वो बात है सर, जब अगर आप अपने काम में इतने मसरूफ़ हैं तो आपको पहली बात तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ सर, अगर आप ये मानते हैं जैसे मेरा जो अपना माइंडसेट है कि जिसको जो करना है करने दीजिए, मुझे जहाँ पहुँचना है मैं वहाँ पहुँचूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो कौन क्या करता है सर, मैं उसमें ना मेरा कंट्रोल है, ना मुझे सोचना चाहिए, ना मैं सोचता हूँ। अब सर अगर व्यक्ति ऐसा कोई करते हैं तो ये उन दो इंडिविजुअल की बात आती है सर, उसमें हम क्या कर सकते हैं। राइट जी। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे रहता है सर, हम लोग बताते हैं कि भाई ये कंपनी का मार्केटिंग प्लान है और इसमें अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपको एक स्पॉन्सर चाहिए। लेकिन ऐसा मतलब एक प्रचलन सा बन गया है कुछ जगह पे कि कुछ जो बड़े नाम हैं उनको जब कंपनी में लाया जाता है तो एक स्पेशल एडवांटेज दे दिया जाता है, और जब ऐसा होता है तो उसी कंपनी में जो एक ग्राउंड लेवल पे व्यक्ति काम कर रहा है, क्योंकि नेटवर्क में चीज़ें छुपती नहीं हैं, मालूम चल जाता है देर सवेर, तो उनको बड़ी निराशा होती है, उनको बड़ा कष्ट होता है, उनको लगता है यार मेरे को, वो ठगा सा महसूस करते हैं अपने आप को। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? सर इसमें सही है गलत की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बड़ा नाम है और उसे कोई स्पेशल एडवांटेज मिली हुई है सर, उसने कुछ ना कुछ मेहनत तो करी है वो नाम बनाने के लिए, तभी वो नाम बना है तभी उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी भी जा रही है। तो अब छोटा आदमी सर, बजाय वो उससे ठगा सा महसूस करने के, वो अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं ये इंस्पायर होऊंगा कि एक दिन मैं भी इतना बड़ा नाम बनूं कि मुझे भी स्पेशल प्रिविलेज मिले। अगेन मेरे हाथ में यही है, मैं यही कर सकता हूं। पहले उसमें पॉजिटिविटी क्या है वो ढूंढनी है सर। लाइफ का एक ही प्रिंसिपल है, कुछ हो जाए, सुनामी आ जाए, उसमें भी क्या बचा है, अब क्या हो सकता है, आपने यही देखना है। क्योंकि अगेन सर, अगर ऐसा हुआ भी है, आप उसमें वो छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ना। उससे अगर वो ठगा सा महसूस करेगा सर, उससे क्या होगा? काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद कर देगा सर, लाइफ किसकी खराब होगी? तरक्की के रास्ते किसने बंद करे? उसने खुद बंद कर लिए। वो इससे इंस्पायर क्यों नहीं होता कि मैं एक दिन इतना बड़ा बनूं कि दुनिया क्या, वर्ल्ड के लोग मेरे को बुलाएं? तो मेरे हिसाब से तो उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसा मेरा ऐसा होता है। बहुत अच्छा आपका जवाब है सर जी। आपके लिए एक क्वेश्चन है मैम, सोनू वर्मा जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हैं। दोनों के साथ साथ नेटवर्किंग करने के क्या एडवांटेज हैं? मैंने पहले भी आपको बता ही दिया है। खैर, बहुत मज़ा आता है एक तो काम करने में। जनरली मैंने देखा है कि बहुत लेडीज़ के साथ में जब मैं काम करती हूँ तो अगर सिर्फ सिंगल पर्सन काम कर रहा है, एक स्पाउस काम कर रहा है कहीं और, एक कहीं और, सपोज करें एक टीचिंग प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन है, रात को जब मिलते हैं तो उनका कोई बात करने का कोई कॉमन प्लेटफॉर्म ही नहीं होता, तो वो उसकी नहीं सुनना चाहता, वो घर की नहीं सुनना चाहते, तो समटाइम इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, खिचकिच होती है। बट अगर हम बैठते हैं जैसे दोनों, तो हमारे पास इतनी बातें होती हैं करने को, ड्रीम्स शेयर करने को, बातें होती हैं, दोनों का इंटरेस्ट सेम हो गया ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि जब हम इकट्ठा कोई एक काम करते हैं। सो आई थिंक एक कोऑर्डिनेशन रहता है, एक दूसरे के साथ हम जेल कर पाते हैं और अच्छा, और वी बिकम फ्रेंड्स मोर देन हस्बैंड एंड वाइफ। देखो हस्बैंड वाइफ में जैसे है ना, वो कहते हैं घर घर की कहानी है, कुछ ना कुछ है ना, खटपट होती रहती है। तो नेटवर्किंग में आप हैं, हालांकि वो कुछ ना कुछ तो रहता होगा। रहता सर, बिल्कुल रहता, लेकिन ये तो होगा ना सर, होता ही है सर, लेकिन ये मैनेज हो जाता बेहतर तरीके से मैनेज हो जाता, बेहतर तरीके से। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे साथ में साझा की।
और सिद्धार्थ जी, मैं अपने व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत थैंकफुल हूँ। Thank you मैडम, so much. आपने Thank आके you so हमारे much. चैनल को आज एक नया आयाम दे दिया है। Thank you आप so सब, much. आप दोनों का बहुत बहुत Thank धन्यवाद। you so थैंक much. यू वेरी मच। Thank you so much. थैंक यू। सो आज हमारे मेहमान थे सिद्धार्थ सिंह जी व चंचल सिंह जी। दोनों से हमने बहुत सारी बातें की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के विज़न के बारे में बातचीत की, और आपके जो प्रश्न थे वो भी हमने उनके सामने रखे। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ में रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।